हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एनसीईआरटी एंजॉय में आपका स्वागत है। और यहाँ पे क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक की क्लासेस चलती हैं बायोलॉजी की, और 9th 10th पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने पहला लेक्चर कल डाल दिया था और आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं कि पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या हैं। और प्लीज़ दोस्त, आपके जो भी दोस्त हो 9th में उसे शेयर करिएगा ताकि उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। देखिए, हम लोगों ने 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है। और जीवन की मौलिक इकाई जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग साइटोलॉजी के बारे में जाना था कि साइटोलॉजी में होता क्या है। तो ये कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे जो है मतलब ये भी देखा गया था कि कोशिका जो है एक बॉडी की सबसे छोटी जो है संरचनाओं से मिल रहा होता है। सॉरी, ये बॉडी जो जब बनता है तो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, और ये भी बताया था कि एक बॉडी का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले एक कोशिका होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, और ऊतक के मिलने से अंग बनता है, और कई अंगों से मिलने के बाद एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद ये हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और उसके बाद मैंने खोज के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे देखा जाए कि रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में सबसे पहले मृत पादप कोशिका को खोजा था, जिसे उन्होंने प्रकोष्ठ कहा था, और बाद में जाके उन्होंने सेलुला कहा। और ये खोज उन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया था, जो कि मतलब उन्होंने खुद बनाया हुआ था। और जो ये कोशिका उन्होंने खोजा था वो मृत कोशिका थी, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती थी, जहाँ मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था और डिफाइन किया था। और फिर आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे रिपीट भी हुआ था, मैंने ये भी बताया था। और उसके बाद जीवित कोशिका की बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो वो एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। और उन्होंने, मैंने बताया था कि किन किन कोशिकाओं की खोज की थी। आरबीसी, जीवाणु कोशिका की, शुक्राणु कोशिका की, और प्रोटिस्टा की खोज की थी। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1831 में केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ केंद्रक भी मैंने बताया था कि एक कोशिका को सेंटर होता है जो सारी चीज़ों का मतलब ध्यान रखता है कि एक कोशिका के लिए क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था जेई पुरकिंजे, ये 1839 में इसी जो मतलब कोशिका के अंदर जैली नुमा पदार्थ होती है, उन्होंने उसे खोजा था। ठीक है। और उसके बाद उसी जैली पदार्थ को हेक्सले ने 1869 में जो है जीवन का भौतिक आधार बताया था, ये भी मैंने बताया था। अब उसके बाद कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत जो है दो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, एक स्लीडन और एक स्वान ने दिया था। तो इन्होंने अपना मत क्या दिया था इस सिद्धांत में कि सभी जीवधारी कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिली है। जो जीवधारी हैं वो कोशिका और इसी कोशिका के जो उत्पाद निर्मित होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। और उसके बाद कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये आपका मेन पॉइंट था, मैंने ये भी सब बताया था, इसको याद रखिएगा। वन शॉट अभी रिविजन चल रहा है, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इस सिद्धांत की कमियां ये थी, क्यों ये ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, तो उसकी कमी ये थी कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई ये नहीं समझा पाए। ठीक। अब उसको बताने के लिए एक न्यू वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडॉल्फ विर्चो। तो उन्होंने इस सिद्धांत में कुछ रूपांतरण किया और अपना मत प्रस्तुत किया। तो उन्होंने ये बताया था इनकी मेन पॉइंट कि जो है कोशिका की उत्पत्ति उनके पूर्ववर्ती कोशिका से हुई है। पूर्ववर्ती मतलब पूर्वज से हुई है। और यहाँ पे जो है एनसीईआरटी के 5.2 में कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने कल बताया था कि आप लोग भी एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या, पहला प्रश्न है, क्या सभी कोशिका आकार की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे
कि देखिए ये हमारे बॉडी में पाई जाने वाली कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। यहाँ पे देखिए एक कोशिका जो है तंत्र की कोशिका हट गई है। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि वो किस प्रकार की संरचना होती है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये रुधिर की कोशिकाएं हैं, ये चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये अस्थियों यानी अस्थि मतलब हड्डी में पाई जाने वाली कोशिका है, और ये शुक्राणु है जो मेल में पाया जाता है, ये अंडाणु कोशिका है जो फीमेल में पाया जाता है, और ये वसा कोशिका, देखिए ये वसा है। और देखिए ये संरचना जो है ये केंद्रक होता है, यहाँ भी ये केंद्रक है, यहाँ भी, और देखिए आरबीसी में भी केंद्रक है, और यहाँ चिकनी पेशिकाओं में भी केंद्रक है। आपको हर कोशिका में केंद्रक मिलेगा देखने को। और आरबीसी में जो है एक बात अपवाद स्वरूप मैं बताती हूँ कि जो मतलब न्यू आरबीसी सेल बनी होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो मैच्योर वो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा, ठीक। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? तो संरचना और आकार देखिए ये दोनों क्वेश्चन इसी से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। संरचना का मतलब जो है मतलब ये किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो वहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हाँ, तो इसका ये ऑप्शन होगा कि हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए जो कोशिकाएं जैसे आपके जो मतलब एक प्लांट लीजिए, उसमें जो पत्तों में या जो उसके फ्लावर में या फ्रूट्स में जो अलग अलग कोशिकाएं होंगी, ठीक है, वो सभी एक जैसी नहीं होती। जड़ में पाई जाने वाली कोशिकाएं अलग होती हैं, लेकिन अगर जो उनकी मतलब ये एक कोशिका की संरचना के बारे में जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ से संरचना में जब ये जो संगठन है कोशिकांगों का उनमें अंतर नहीं पाया जाएगा। बहुत छोटा मोटा अंतर पाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर अंतर नहीं पाया जाएगा। जब हम लोग जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका के बारे में बात करेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन फोर्थ है, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, एनसीईआरटी में भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक मिनट, तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये होगा, सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने पर कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। वो क्या दिखाई देते हैं कि सबसे पहले उसमें प्लाज्मा झिल्ली होगी, और केंद्रक होगा, और केंद्रक द्रव्य होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है मतलब ये चीज़ प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो ये चीज़ें अभी आपको पढ़ाई जाएगी डिटेल में, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। बाकी ये चीज़ें याद रखिएगा। और कोशिकाओं के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप जो कार्य होते हैं तथा उनके बाह्य पर्यावरण यानी हमारी बॉडी से जो हमारे आसपास पर्यावरण है से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुण के कारण संभव है, ठीक है। ये जो कोशिकांग है इनके कार्य के कारण, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से बताया आप लोगों को। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 5.2 में। कोशिका की खोज किसने की थी, ये आप लोग अच्छे से इसको भी याद रखिएगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन जो है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग को स्वयं ही पता चल जाएगा, ठीक है। और अंततः मैं जाके इसको अच्छे से आपको लिखवा भी दूंगी। और उसके बाद चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका के प्रकार के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, ठीक। पहला प्रोकैरियोटिक वाले जीव और दूसरा जो है यूकैरियोटिक वाले जीव। अब यूकैरियोटिक में भी जैसे जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, एक पादप कोशिका
जो है एक जंतु कोशिका, ठीक। जंतु जो हमारे और एनिमल्स में ये सब में पाए जाते हैं कोशिका, उनके बारे में, और ये जो पेड़ पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अंतर जानते हैं। तो ये देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हेडिंग दे रखा है, और आप लोग नोट्स भी इसी तरह बनाइएगा, और आशा करती हूँ कि शायद आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे, तो जिससे आपको काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है प्रोकैरियोटिक में, कि इनका आकार जो है प्राय छोटा होता है। तो उनकी साइज़ क्या होती है, जैसे 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, ठीक। और यूकैरियोटिक में देखिए आकार प्राय बड़ा होता है, 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें केंद्रिका न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है, ठीक। जबकि इसमें केंद्रिका जो है उपस्थित होता है, ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें एक क्रोमोसोम होता है, ठीक। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम क्या है आगे आपको पता चलेगा। और ये केंद्रिका क्या है, ये भी केंद्रक और केंद्रिका अलग होती हैं, तो ये भी आपको बाद में ही पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग मतलब जो कोशिका के अंदर संरचना पाई जाती है जिससे मिलके वो काम करते हैं, जैसे ये केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या चीज़ें हैं आपको पता चलेगी। तो इसमें कुछ ऑर्गन होते हैं जिनके बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, तो उसे कहते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है, जिसके ऊपर झिल्ली हो। तो ये अनुपस्थित होता है, जबकि यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण आदि उपस्थित होते हैं, ठीक। ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में भी आप लोगों के पूछिएगा। और पांचवा जो है पॉइंट क्या है कि इसमें केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, ठीक, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। केंद्रक के बाहर जो है इनमें झिल्ली नहीं होती है, जैसे ये इसका सेंटर है कोशिका का, तो इसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाएगी। ऐसे अस्पष्ट केंद्र के क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन, ये याद रखिएगा, क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं जिसे केंद्रकाय कहते हैं, ठीक। और इसमें यूकैरियोटिक में फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इसमें केंद्र के क्षेत्र जो है सुस्पष्ट होते हैं, जो चारों ओर केंद्र के झिल्ली से घिरे होते हैं, ठीक है। और छठा पॉइंट इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या है कि इसमें कोशिका विभाजन विखंडन जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्रीजन कहते हैं, और मुकुलन बडिंग द्वारा ही होता है, ठीक है, अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा होता है, मेन पॉइंट। और यहाँ छठा पॉइंट यूकैरियोटिक में क्या है कि यहाँ कोशिका में विभाजन समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन इंग्लिश में मियोसिस द्वारा होता है, ठीक है। जब कोशिका एक कोशिका से नई कोशिका बनती हैं तो वो कैसे बनती हैं, और ये समसूत्री अर्धसूत्री ये भी आप लोग को आगे पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूकैरियोटिक में दो प्रकार की मतलब कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, जैसे एक पादप कोशिका के बारे में जानते हैं, एक जंतु कोशिका, ठीक है। तो पादप कोशिका में देखिए यह प्रायः जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जंतु कोशिका ये प्रायः छोटे आकार की होती है, ठीक। और इसमें देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इसमें लवक पाया जाता है। ये सब क्या है आगे आपको जब पढ़ेंगे पता चलेगा। और लास्ट में जाते मतलब ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस चीज़ को एक बार और आपको रिपीट कराऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। इसमें देखिए लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, जबकि इस जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट जैसे इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका में इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, तारक केंद्र तथा सेंट्रोसोम ये चीज़ें याद रखिएगा कि अनुपस्थित होते हैं। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम तारक का उपस्थित होते हैं, ठीक, जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। और छठा पॉइंट इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होती है, जो ये केंद्रक होता है इसका सेंटर, कोशिका का एक सेंटर होता है, वो कोशिका भित्ति के ही जस्ट पास पाई जाती है।
और इसमें छठा पॉइंट क्या है कि केंद्रक बिल्कुल मध्य में होता है, एक कोशिका के एकदम बीचों बीच होता है, ठीक। और सातवां पॉइंट, इसमें रसधानी यानी वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती है, ये भी याद रखिएगा। और जंतु कोशिका में केंद्रक बिल्कुल मध्य में होता है, ठीक, केंद्रक बिल्कुल सेंटर में होता है। सॉरी, ये पॉइंट जो है आपका रिपीट हो गया है, यहाँ होगा कि इसमें जो है रसधानी जो है वो छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है प्लांट सेल में, और यहाँ पे छोटी होती है, ठीक। और आठवां पॉइंट है कि गाल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों जिसे डिप्टियोसोम का बना होता है, ठीक है। इसमें गाल्जी का है, गाल्जी उपकरण, ये भी एक कोशिकांग है। और यहाँ पे आठवां पॉइंट है कि एक ही गाल्जी का उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है, ठीक है, जंतु कोशिका में। इसमें ज़्यादा भी पाई जाती हैं गॉल्जिकाएँ पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एक ही गॉल्जिका उपकरण होता है, ठीक है। और इसकी संरचना जटिल तथा विकसित होती है, यानी इसके पादप कोशिका के तुलना में ये जंतु कोशिका में जो गॉल्जिकाएँ पाई जाती है वो काफ़ी जटिल होती है और काफ़ी विकसित प्रकार की होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को ये एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल का एक स्ट्रक्चर दिखाया है, डायग्राम, जिससे आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत देख के पता चले। और बाकी जब ये सब इसके कोशिकांग हैं, ये देखिए ये केंद्रक है, यहाँ पे भी एक केंद्रक है, ठीक। और उसके बाद जो है मतलब ये केंद्रक है इसका, ये केंद्रिका है इसका, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये केंद्रिका है और ये केंद्रक है, ठीक, ये पूरा केंद्रक है, ये केंद्रिका है। तो जब इसके बारे में बताएंगे तो यहाँ पे सारे कोशिकांगों के क्या कार्य होते हैं और किस तरह वो मिलके एक कोशिका को चलाते हैं, तो ये बात बताया जाएगा। और बैक्टीरिया सेल के बारे में भी आपको बताया जाएगा डिटेल, यहाँ पे स्ट्रक्चर। और देखिए दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए, उस डायग्राम में ना कुछ समझ में आया हुआ तो यहाँ पे देखिएगा। और जैसे देखिए जो कोशिकांग है ना, सब एक एक करके पढ़ाया जाएगा, तो उसको एक बार आप ध्यान दीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया गया है। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया गया है, फिर इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, राम प्लास्टिड क्या होता है, सब बताया गया है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और देखिए दोस्तों, कल एक पॉइंट छूट गया था 5.1, जिसमें मतलब एक प्याज की झिल्ली का एक्सपेरिमेंट है, तो उसको वो कैसे किया गया है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो वहाँ पे ये क्रियाकलाप जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्रमवाइज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्याज का एक छोटा टुकड़ा लिया गया है, ठीक है। अब उसको जो है चिमटी की सहायता से प्याज की भीतरी सतह की जो एक झिल्ली होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो उसको हम लोग उतार लेते हैं, ठीक, एक चिमटी की सहायता से, ये नहीं कि आप लोग हाथ से ही लगो उतारने। और उसके बाद उसको कांच के ग्लास में डालते हैं, ठीक। फिर उसके बाद एक कांच की जो स्लाइड होती है इस तरह से, जैसे आप लोग बहुत से देखे होंगे ब्लड जांच में, वो जो कांच की एक स्लाइड होती है उस पर लोग चेक करते हैं, तो उसी प्रकार की एक स्लाइड होती है कांच की, तो उस पर झिल्ली के टुकड़े को उठाकर रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक लिक्विड केमिकल चाहिए, जो मतलब यहाँ पे जिसका नाम है 1 बूंद सिप्रामाइन, ये इसका रंग जो है गुलाबी रंग का होता है, उसको जो है डालते हैं और फिर उसके बाद इसे कवर स्लिप से ढक देते हैं, ठीक। कवर स्लिप से ढकने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंततः हम लोग क्या करेंगे कि उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। अब सूक्ष्मदर्शी से देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये उसकी एक कोशिका है और ये केंद्रक है, ठीक, ये केंद्रक है और ये सारी संरचनाएं जो है कोशिका है। और यहाँ पे तब इस क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट में यही निष्कर्ष निकला है कि इस क्रियाकलाप में सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी कोशिकाओं की संरचना लगभग समान है और प्याज के आकार
से इसका इसका कोई संबंध नहीं है कि मतलब जैसे अगर जो प्याज बहुत बड़ा है तो कोशिका उसकी अच्छी मतलब बहुत डेवलप होगी, उसमें अलग प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोशिका एक छोटे प्याज के कोशिका में मतलब जो कोशिकांग पाए जाएंगे वही कोशिका अंग जो है बड़ी प्याज के कोशिका में भी पाए जाएंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है। और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं समान है, देखिए आप लोग यहाँ पे, और एक डायग्राम भी है यहाँ पे, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि देखिए ये सारी उसकी कोशिकाएं हैं प्याज की। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक। और आपके एनसीईआरटी में सूक्ष्मदर्शी की संरचना दी गई है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी की संरचना है। तो यहाँ पे देखिए यहीं पे जो है स्लाइड को रखा जाता है, ठीक है, और यहीं से देखा जाता है, सॉरी यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है, ठीक। और ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक, और जाते जाते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और कल जो है मतलब एक बार इसको अच्छे से मतलब रिवीजन करके आइएगा, जहाँ ना समझ में आया होगा वहाँ पे बताइएगा। मैं एक बार फिर से अगले क्लास में जो है उसको डिस्कस करूँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे बता दें कमेंट में, और मैं उसको आपको सॉल्व करूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।